एक्सपेक्टिंग थी और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। पेशेंट जब इमरजेंसी में लैंड किया तो इसका जीसीएस 9 डॉक्यूमेंटेड है और इसकी जो एक जो चीज़ मिस हुई थी इसका फंक्शनैलिटी लेवल जो पहले घर में था। पेशेंट वाज नॉट फुली फंक्शनल। पेशेंट को कोई सीवीए का वीकनेस की एपिसोड तो पहले बता रहे थे जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी कि वी थॉट दिस वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट इस्कीमिया जो कि नहीं था। अच्छा, फंक्शनैलिटी लेवल का इंपॉर्टेंस क्यों है कि आपने जब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस लिखनी होती है तो आप यूजुअली एक सेंटेंस लिखते हैं पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ। व्हाट वाज दैट यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ इज इंपॉर्टेंट कि पहले उसका फंक्शनैलिटी लेवल है क्या वो सारे अपने जो डेली बेसिस के काम है वो खुद कर पा रहा है, इवन सिर्फ खाना पीना खुद कर रहा है, वॉशरूम खुद जा रहा है, स्पोर्ट के साथ जा रहा है, काम काज क्या क्या कर सकता है, कपड़े खुद चेंज कर रहा है, उसकी कितनी डिपेंडेंस है घर वालों पे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा फिर आपने रूल आउट करना होता है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड वीकनेस थी, कोई और एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं थे। अब मैं इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो हमारे पास इमरजेंसी में थी, जब आया हमारे पास पेशेंट की कंप्लेंट थी कि पेशेंट को डिफिकल्टी इन स्वेलिंग थी और साथ पेशेंट को ए फेज या नहीं कहनी चाहिए, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग कहना चाहिए क्योंकि देयर वाज साउंड्स प्रोड्यूस्ड दैट वर इनकम्प्रीहेंसिबल। लोगों को मतलब आप कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे थे कि ये साउंड्स क्या हैं। तो वी थॉट कि कोई ये सीवी है क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेड पहले नहीं था कि कोई पुराना लेफ्ट साइड। इधर ही रुक जाओ, लेट्स मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव। ठीक है, आपने कहा इसकी 2 प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो होती है, बेटा हैव अ सीट, कंफर्टेबल पड़ा, डिफिकल्टी इन swallowing एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग फॉर हाउ लॉन्ग? अबाउट 5 days। दोनों। तो अगर फॉर एग्जांपल एक चीज पहले हुई होती और दूसरी चीज बाद में हुई होती तो हम उसको उस सीक्वेंस से लेकर आते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसको कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने पहली रोटेशन में या थर्ड ईयर में ये चीजें सीख ली थी, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं चाहती हूँ कि ये पता चले। आप जब आपने ये 2 चीजें देख ली, इसके अलावा तो कोई और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं थी। मैडम लेफ्ट साइडेड वीकनेस थी लेकिन वो पुरानी थी, न्यू ऑनसेट नहीं। हाँ, तो हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बच्चे ने ये बताया कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो थी, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट वो होती है जिसके साथ वो प्रेजेंट करता है, वो जो थी वो थी डिफिकल्टी इन swallowing एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। बच्चे जो है गलती ये करते हैं कि जैसे ये वीकनेस थी लेफ्ट साइड पे तो वो भी उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में डाल देते हैं। तो हमने ये देखना है कि वो उसने प्रेजेंट किस वजह से किया। तो इसके बाद बाज़ हमें मरीज से पूछना पड़ता है या उसके अटेंडेंट से पूछना पड़ता है कि कमजोरी तो उसको 10 साल से थी तो अब क्यों आया है, तो उनसे उगलवाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग इज एन आर्ट। आप बैंक से इधर डिस्कस करेंगे। अब मुझे इसमें दूसरा जो स्टेप है, पहला स्टेप हो गया आपका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। दूसरा स्टेप ये कि आपने इसमें सिस्टम आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। कौन कौन से सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जी, CNS इन्होंने कहा। CNS के अंदर क्या हो सकता है अगर आप उसको कैटेगराइज कर लें डिजीजेस को, तो कौन कौन सी डिजीजेस हैं CNS की जो कि आपकी डिफिकल्टी इन swallowing या डिफिकल्टी इन स्पीकिंग करेगी? आई वांट आंसर्स फ्रॉम फाइनल ईयर, बट एवरीवन एल्स शुड बी अटेंटिव। जी, जल्दी से क्विकली, फाइनली तुम्हारे 1 महीना लगा है। कौन सी यूनिट में होके आए? M1 में। तो M1 में किसी ने नहीं पढ़ाया तुम्हें डिफिकल्टी इन swallowing एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। दिस इज स्टेप 1, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। इस लेवल के ऊपर आपका DD बन जाना चाहिए। वो DD बनाने का तरीकाकार क्या है? पहले आप सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे। मेन इसमें कौन सा सिस्टम है? CNS। दिस इज स्टेप 2। Now, what sort of diseases in the CNS can cause these sort of symptoms? Anyone? Cranial nerve palsy. अच्छा. Is it a category? Is it a disease or what it is? ALS. Hasnain. शाबाश मेरा बच्चा. Anyone else? ALS. GBS, transverse myelitis, polio with. अब मेरा दिल कर रहा है मैं दीवार से टक्कर जाकर मारूं। I was not expecting from you guys कि मैं मतलब जैसे हर लेक्चर में तुम लोगों को बताती हूँ। Thank you so much. I have told you 6 categories. ठीक है, ये कोई मेरा वो कोई टोटका नहीं है। It will make your life easy.
जो भी चीजें होती हैं CNS में, ठीक है, अगर वो अपर मोटर न्यूरॉन है तो उसमें 6 कैटेगरीज होती हैं. ऑलवेज रिमेंबर कैटेगरीज नॉट द डिजीज. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आपको कैटेगरीज जो है वो याद हो. तो हम इसको अगर डिवाइड कर लें अपर मोटर में या लोअर मोटर, अभी तो नहीं हमें पता कि अपर मोटर डिस्पेजिया था या डिफिकल्टी इन स्पीकिंग थी या लोअर मोटर था, वी डोंट नो. सो अगर अपर मोटर को अगर हम ले लें और उसकी कैटेगरीज को बयान करना शुरू करें तो वो है ट्यूमर. कोई भी ट्यूमर जो कि 9th-10th नर्व के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर 7th नर्व के पास पड़ा हुआ है, कोई भी ट्यूमर वहां पर है, वो डिफिकल्टी इन swallowing एंड स्पीकिंग करते हैं. चाहे वो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है चाहे वो सेकेंडरी है. सेकेंडरी कहाँ से आती है ब्रेन में? इन फीमेल्स ब्रेस्ट, इन मेल शाबाश लंग्स एंड प्रोस्टेट. समझ आ रही है बात की? अच्छा, फिर आ जाता है ट्रॉमा. कोई सब ड्यूरल हीमाटोमा इन ओल्ड एज, यंग एज में एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा. प्रेशर इफेक्ट्स दे सकता है. फिर आ जाता है इन्फेक्शन. कौन सा इन्फेक्शन है जो कि डिस्फेजिया और ये डिस्फेजिया करेगा? मेनिंगो एनकेफेलाइटिस. और मेनिंगो एनकेफेलाइटिस में जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है वो मेरे मुशाहिदे में ये है, दिस इज प्योरली माय ऑब्जर्वेशन, कि 99.9% अगर आपको मेनिंगो एनकेफेलाइटिस के सिम्टम्स के साथ, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग के साथ कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिल रहा है तो वो TBM होता है, वो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है. ऑल्दो योर बुक से कि ये फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से मेरी मुराद है कोई स्पीकिंग डिफिकल्टी, कोई डिस्पेजिया, कोई वन साइडेड बॉडी वीकनेस, कुछ भी, या कोई ये एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की वीकनेस, ये होती है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. यू कैन ऑब्जर्व ऑल सॉर्ट ऑफ दीस डेफिसिट्स इन इवन पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, इवन इन एनकेफेलाइटिस. बट जो मैंने 20 साल में देखा है वो ये देखा है कि जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अगर आ रहा है किसी मरीज को मेनिंजाइटिस के फीचर्स के साथ, तो चाहे वो कहे कि जी मुझे 2 दिन से बुखार था, तो मैं एक लम्हे के लिए जरूर सोचूंगी कि ये TBM है. समझ आ रही है मेरी बात की? सो ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इस पे TBM हो सकता है. इन्फार्क्शन, हियर कम्स योर स्ट्रोक. डिफिकल्टी इन swallowing and difficulty in speaking. Which stroke do you think of? Ischemic हो सकता है और hemorrhagic हो सकता है. लेकिन किस एरिया का स्ट्रोक होता है जो डिस्फेजिया करता है, जो डिस्फेजिया करता है? बेटा कुछ चेयर तो लगवा दो. ब्राइटल लोग, ब्राइटल चेयर से को बुलाओ को बेंच या चेयर दे. ब्राइटल लोग का, ब्राइटल लोग पैराइटल लोब का कह रहा है बच्चा. बेटा पैराइटल लोब का क्या फंक्शन होता है? तो फाइनली वाला बताएगा मुझे. कौन सा आपका ब्रेन का पार्ट होता है जो कि स्वॉलिंग कंट्रोल करता है? तो फिर व्हाट दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड, आप लोगों ने फाइनली में पढ़ा हुआ है, वेलेनबर्ग सिंड्रोम. इसको पाइका भी कहते हैं. इसको दे दे और खुद भी बैठ. आप भी बैठ हो गया डिसाइड? एचओ डिसाइड हो गए? हो रही. अच्छा, सो मिड ब्रेन का अगर स्ट्रोक होगा, थर्ड नर्व पाल्सी, एक साइड की इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया, उसे क्या कहते हैं? तुम भी बैठ जाओ. आगे सीट्स खाली हैं, आगे के मुश्किल हो. इस तरह शर्मिंदा ना किया करो. ये उठा तो आप लोग आगे हो जाएंगे, एक स्टेप आगे हो जाए. ये चेयर ले लें. एक करे उमर वेबर सिंड्रोम. फिर आपका मिलर्ड गुगलर आ जाता है. वेबर में होती है आपकी इप्सिलेटरल रेट्रल पाल्सी एंड कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया. आप सबने ये पढ़ा हुआ है, आई नो. मिलर्ड गुगलर सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है. उसमें पॉल्स की बेसिकली इन्वॉल्व होती है. सिक्स नर्व पाल्सी होती है एक साइड की, कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया. और भी बेनेडिक्ट. और अगर आप इतना ही कह दोगे ना कि ब्रेन स्टेम इंफार्क्शन या स्ट्रोक कह दोगे तो आई विल गिव यू फुल लिस्ट. सो इट कैन बी स्ट्रोक. सो ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इंफार्क्शन, देन डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स. डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में आपकी कौन सी डिजीज आ जाएगी जो आपको आहिस्ता आहिस्ता डिस्पेजिया की तरफ ले जाएगी और डिस्पेजिया की तरफ ले जाएगी?
मैम ALS amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, Is it a degenerative disease or demyelinating? demyelinating. डीजेनरेटिव कौन सी होती है तो ये करती है इसके बारे में सबसे पहले कोई शहजादा बोला था मेरा हालांकि वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है नहीं माइस्थीनिया नहीं मोटर न्यूरॉन डिजीज उसमें बल्बर पाल्सी उसमें बल्बर एंड सूडो बल्बर पाल्सी एंड देन डीमाइलिनेशन कोर्स उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रही हूँ कि ये 6 कैटेगरीज मैंने आपको बताई ना अपर मोटर न्यूरॉन की इनसे बाहर कोई चीज नहीं है एंड वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल कि तुम कोई रेयर चीजें हमें बताना चाहते हो तुम ये 6 बता दोगे तो एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू फुल मार्क्स ऑब्वियसली उसको भी ये पता होता है कि ये इसके पास महदूद टाइम था आधा घंटा था या शॉर्ट केस में कुछ 7-8 मिनट थे तो ये नहीं बता सकता है हम आपकी अप्रोच चेक कर रहे हो ठीक है फिर आ जाती है लोअर मोटर न्यूरॉन कैटेगरी अब आ जाते हैं हसनैन साहब जी हसनैन सोफा कब बैठा रही अब आ जाती हैं आपकी न्यूरोपैथीज अब उसकी कैटेगरीज बताओ मायोपैथीज एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस समझ आ रही है बात की न्यूरोपैथी होगी मायोपैथी होगी या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपका माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट जो है उसको डिफिकल्टी इन सोलिंग होगी और डिफिकल्टी इन स्पीकिंग भी हो सकती है इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हो सकती है न्यूरोपैथीज कौन सी होंगी जो कि डिस्पेजिया और डिस्पेजिया के अगर मेरी तस्वीर मोटी आई तो हमारी खैर मुझसे तो पीछे जाके बैठ और ये आवाज ये दूल्हा कट कर दे अच्छा जी बैठ जाओ ये इस तरह ना कीजिए चेयर ले जी कौन सी न्यूरोपैथीज हैं जो कि आपका डिस्पेजिया या सोलिंग डिफिकल्टीज कॉज कर देंगी कर सकती है that is not a neuropathy is it ALS क्या होता है जब आप तुमने कह ही दिया तो बता भी तो ALS क्या होता है what does that stand for amyotrophic lateral sclerosis. and what is that anyone हसनैन और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा सवाल हसनैन यकीन करो तुम्हारे साथ कौन बैठा जो भी है वो नजर नहीं आ रहा और इधर अच्छा पीजीला है अच्छा जज साहब भी हैं जज साहब बताएं ALS क्या होता है आपने हाथ खड़ा कर दिया नहीं मैं तो क्या जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह This is amyotrophic lateral sclerosis, most common variety of motor neuron, most common variant of motor neuron disease, जिसमें कि combination होता है upper and lower motor neuron features का. Typical सवाल आता है आपको MCQ या typical patient आ जाता है exam में जिसमें कि wasted limbs होती है, vesiculation होती है लेकिन उसके reflexes जो होते हैं वो wasted इस तरह. So ALS is not the आप कुछ कहना चाहते हैं? So, हमारी न्यूरोपैथी हो गई उसमें DBS हो सकता है और भी कोई चीज हो सकती है किसी भी किस्म की कोई कंजेनिटल न्यूरोपैथीज भी हो सकती हैं आई डोंट नो इवन इफ यू डोंट टेल मी इट्स ओके ठीक है अगर आप मुझे ये बता दोगे कि इट कैन बी एनी न्यूरोपैथी लाइक GBS तो आई वुड गिव यू फुल मार्क्स मायोपैथीज आपकी बहुत सी होती हैं जो कि कंजेनिटल होती है जैसे ओक्यूलोफेरेंजियल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ मुझे अब याद भी नहीं है स्कैपुलो ह्यूमोरल और पता नहीं कौन तो फेशियो स्कैपुलो ह्यूमोरल तो फेशियो स्कैपुलो ह्यूमोरल में ऑब्वियसली आपका फेस जब इन्वॉल्व हो रहा है तो वो साथ वो भी और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपको माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक है इसके अलावा लैम्बर्ट भी होता है बॉटुलिज्म वगैरह भी होता है ये सारी चीजें तो ये हो गई आपकी कैटेगरी So this is your step 2. इसके अलावा कोई और सिस्टम जिसके अंदर ये चीजें आ सकती हैं डिस्पेजिया. Step 1 is your system detection. Then the system which you have detected, now you have to see what categories of diseases can cause these symptoms. 2 steps clear हो गए आपको. इसके अलावा और कोई सिस्टम हो सकता है? Aspect of any imaginations. GI. CNS के अलावा कोई सिस्टम हो सकता है? GI. उसमें क्या डिस्पेजिया और डिस्पेजिया क्या करेगा? और कहाँ कौन सी कैटेगरी में आएगा? कौन सी डिजीज में आएगा? मैं मोटिलिटी डिसऑर्डर. किसमें?
उसमें डिस्फेजिया भी हो जाएगा, स्क्लेरोडर्मा में हो सकता है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है, नंबर 2 पे रखिए। और मस्कुलोस्केलेटल उसने बता दिया, एनी अदर? अब इतने काफी हैं, डोंट यू थिंक कि जी ये तो हमने भी थोड़े से बनाएंगे, बहुत हैं। अब स्टेप 3 ये है कि जब आप हिस्ट्री प्रेजेंटिंग इलनेस लेंगे ना मरीज की, तो जो कैटेगरीज आपने बनाई हैं इससे रिलेटेड एक एक सवाल आपने पूछते जाना है, टू रूल इन और रूल आउट। सपोज डिस्फेजिया और डिफिकल्टीज की हिस्ट्री ले ली, मरीज बैठा हुआ था, पहले से उसको वीकनेस थी एक साइड की, फिर एक दिन वो बैठा हुआ था, अचानक से जो है या ग्रेजुअली उसको स्वॉलिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो गई, वो सॉलिड के लिए थी पहले, फिर लिक्विड के लिए थी, जो भी इसके सवाल होते हैं वो सारे आपने पूछे, जो कॉमन जनरल सवाल होते हैं, और उसमें आपने मरीज जो है ना उसको बोल लेना, आपने उससे लीडिंग क्वेश्चन, व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन बाय द वे, हाउस ऑफिसर्स को बता दें, समन, वान्या, लीडिंग क्वेश्चन किसको कहते हैं? अलका, आपने डायरेक्टली ना पूछ ली इसमें, आपने उसे कहना है कि तुम अपनी कहानी सुनो, ठीक है, वो अपनी कहानी सुनाएगा, उसको कोशिश करें कम से कम इंटरप्ट। तो ये बातें कहाँ हो रही हैं, कौन बातें कर रहे हैं? जो बातें करना चाहता है he can leave, he or she can leave the classroom, I don't mind। पैटर्न बनाइए, उससे रिलेटेड आपको सवाल। फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूमर के बारे में सोच रहे हैं कि कोई प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है, व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क इन द हिस्ट्री? फिट्स की ले सकते हैं हिस्ट्री, जरा इलेबोरेट करें। तो स्ट्रोक में भी फिट्स हो सकते हैं, किस तरह के फिट्स होते हैं? उसको पास्ट में भी हो सकता है फिट्स, उसको पास्ट में भी हो सकता है कि हेडेक्स होती रही हो ऑफ एंड ऑन, उसको पास्ट में भी हो सकता है कि रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से वॉमिटिंग्स के एपिसोड होते हैं या ब्लरिंग ऑफ विजन होती है या वो बेहोश होता रहा, सिंकपल एपिसोड्स। यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि नाउ बाय आस्किंग दीस क्वेश्चंस, अगर इसके वो हाँ में जवाब दे रहा है तो आपके ज़हन में ये आ सकता है कि शायद ये कोई एसओएल है, ये तो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडेक्स की हिस्ट्री दे रहा है, ठीक है, ये तो लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो सिंकपल एपिसोड्स बता रहा है कि मुझे हो जाते हैं अक्सर, या मुझे झटके लगते हैं, ठीक है, या मुझे पहले भी इस तरह से कभी एक साइड की वीकनेस हो जाती है, कभी दूसरी साइड की वीकनेस हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? सेकेंडरी अगर आप सोच रहे हैं कि सेकेंडरी है तो ऑब्वियसली यू विल टेक दैट। अब इसको रेलेवेंट सेक्शंस में आपने फिट इन करना है कि आपने इसको सिस्टमिक रिव्यू में पूछना है या पास्ट हिस्ट्री में पूछना है, ठीक है, या पर्सनल में पूछना है या फैमिली में किस तरह पूछना है। खातून अगर है तो उससे आप पूछेंगे कोई लम्स एंड बम्प्स इन द ब्रेस्ट तो नहीं है, मेल है तो सिस्टमिक रिव्यू में जरूर प्रॉस्पेरिटी हिस्ट्री, और दोनों सेक्सेस के अंदर लम्स के बारे में आपने जरूर पूछना। सो दिस इज अबाउट ह्यूमन। नाउ कम्स ट्रॉमा, सिंपल हिस्ट्री, गिरे तो नहीं थे सर के बल, फाइट तो नहीं। Am I making myself clear or not? फिर आ जाता है इन्फेक्शन। क्या सवाल आप पूछेंगे इन्फेक्शन से रिलेटेड? बुखार, एंड नेक्स्ट विटनेस एंड ये तो ना हिस्ट्री में पूछेंगे। इट इज अ साइन। यू विल आस्क अबाउट हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग एंड द ड्यूरेशन। अगर वो 3-4 दिन की है तो ऑब्वियसली फिर पायोजेनिक की तरफ आता है या एन्केफेलाइटिस की तरफ। लेकिन अगर वो कहता है कि जी मुझे तो 10, 12, 15 दिनों से है, तो यू विल थिंक अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। अगर वो कहता है 10, 12, 15 दिनों से फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग भी है और साथ में डिस्पेजिया भी अब स्टार्ट होने लग गया है, तो कौन से सपोर्टिंग क्वेश्चंस आप पूछेंगे जो कि फेवर करेंगे कि ये टीबी हो सकती है? व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क? कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, फीवर, नाइट स्वेट, कफ। हल्का बुखार, नाइट पे होना, नाइट स्वेट्स, कफ, वेट लॉस, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, नॉक्टिसिस, ये हो सकते हैं। इनका ना होना एक्सक्लूड नहीं करता। समझ आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रोक। कैसी हिस्ट्री होगी उसकी, क्या सपोर्ट
करेगी कि ये स्ट्रोक है ज़्यादा। वो तो एसओएल में भी आ जाएगा, वो तो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में भी आ जाएगा, वो तो ट्रॉमा में भी आ जाएगा। शॉर्ट हिस्ट्री होगी, शाबाश। वो मरीज कहेगा कि जी मैं बैठा हुआ था, मेरे हाथ से चम्मच छूट के गिर पड़ा, या मैं बैठा हुआ था एकदम से मेरी ज़बान लटका है। सो सडन acute, even not subacute. Or what else could you ask? शाबाश, आप बताएं कौन से Hypertension, diabetes, ischemic heart disease. smoking, family history. These are all risk factors. इनमें से कोई भी उसमें present हो सकता है। तो ये पाचन हो गया, degeneration, जो मोटे न्यूरॉन डिजीज, please, it is a diagnosis of exclusion. इसमें मैं hypokalemic periodic paralysis का कहती हूँ ना कि ये diagnosis of exclusion है. It's very rare thing which was observed in last 2 months. कि जी पोटाशियम कम आ रहा है लोगों का और साथ उनको वीकनेस हो रही है लेग्स की और पोटाशियम आप रिप्लेस करते थे और वो ठीक हो जाए। आप इसको निकाल के देख लें, आज इससे आप बल्कि शेयर कर देना, बहुत एक्टिवली शेयर करता है कि हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस के बारे में दुनिया में क्या हिस्ट्री है। इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, सेम इज द केस विद एमएनडी। एमएनडी इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। You should not label any patient with MND unless you have done all the investigations and it is confirmed that he is not suffering from it. So motor neuron disease वो हो सकती है, which is a gradual process, ठीक है, और unfortunately degenerative diseases जो होती हैं they don't have any prognosis except कि हम उनके supportive management को दे देते हैं, पैड डाल देते हैं dysphagia के लिए, तो स्पीच थेरेपी जो है वो कर लेते हैं, मतलब स्पीच थेरेपिस्ट को बुला लेते हैं, उनकी वीकनेस के लिए उनके घरों में कुछ मॉडिफिकेशंस हम करवा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर दे गो डाउन हिल। जिस तरह अल्जाइमर्स है, इट इज आल्सो अ डिजेनरेटिव डिजीज, ठीक है, और इसलिए पार्किंसंस इज अ डिजेनरेटिव डिजीज। तो ये कैटेगरी है। फिर आ जाती है आपकी डीमाइलिनेशन। उसकी हिस्ट्री में क्या आप पूछेंगे, कैसी हिस्ट्री होती है? On and off. It will be distributed in time and space. कभी उसको एक जगह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, numbness हो रही है, ठीक है, वो ठीक हो गई with time, उसके बाद दूसरी जगह का उसका प्रॉब्लम शुरू हो गया है, मतलब ऐसे उसको लीजन्स होंगे, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, जो कि किसी एक एनाटॉमिकल लीजन को जस्टिफाई नहीं कर रहे होते, वो कहीं का है, वो कहीं का। So distributed in time and space. उससे पूछे कभी आपको आंखों में कभी कोई अंधेरा या कोई बिनाई आपकी जाती रही हो, या कोई लिम्ब जो है उसकी कोई वीकनेस हो, या कोई नमनेस हो, पहले होती रही हो ठीक हो जाती हो, इस तरह तो नहीं होता रहा। यूजुअली पेशेंट यंग होता है, मेल या फीमेल दोनों में हो सकता है। आमतौर पर रिमेटिक रिलैप्सिंग होती है। बारिश की भी एक ऐसी वैरायटी होती है जो कि प्राइमरी प्रोग्रेसिव होती है, या पास कुछ डिजीज ऐसी होती है जो पहले रिमिटिंग रिलैप्सिंग होती हैं और बाद में वो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है, तो डीमाइलिनेशन। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है न्यूरोपैथीज एंड मायोपैथीज एंड योर न्यूरोपैथी। ऑब्वियसली मायस्थीनिया ग्रेविस में कैसी हिस्ट्री होगी, क्या पूछेंगे? फटीग, इट विल बी वर्स्ट इन द इवनिंग। इसके अलावा उसको और भी प्रॉब्लम होगी, कॉम्बिंग में प्रॉब्लम होगा, रात के वक्त जो है वो उसका आंख का पर्दा ड्रॉप कर जाएगा, टोसिस हो सकता है, या उसको डबल नजर आना शुरू हो सकता है। न्यूरोपैथी अगर वो जीडीएस है तो ऑब्वियसली उसके साथ उसको इस तरह के फीचर्स आएंगे, डिसेंडिंग या असेंडिंग पैरालिसिस होगा, ये वाला डिसेंडिंग होगा, मिलर फिशर वैरायटी होगी। मायोपैथीज अगर है तो बाकी के मसल ग्रुप्स के अंदर आप पूछेंगे कि और कहीं वीकनेस तो नहीं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री। बच्चा चला गया है माइनस, क्या आ जाए हिस्ट्री बंद करें, इसको बंद करें।